मॉन्टेर एलसी और हाँ। एजिथ्रोमाइसिन, ग्लिंटस जो सिरप है, जो खांसी के लिए आमतौर पर हाँ। दी जाती है, और विटामिन बी हाँ। कॉम्प्लेक्स सही है ना। हाँ। चलिए इसको हाँ। हम लोग देखते हैं, इसका जो आंसर है हम लोग लास्ट में देखेंगे कि एक सही है या गलत है। थोड़ा सा हम लोग अब चलते हैं कि जो यादव जी हैं, जो पेशेंट आए हैं, उनके नाक के अंदर झांकते हैं। तो जब आप उनकी नाक के अंदर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि उनको इन्फ्लेमेशन हुआ है। क्या आपको मालूम है कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सोलोमन जी, आपको मालूम है इन्फ्लेमेशन नहीं, क्या होता है? नहीं सर, इसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, ठीक है। नजीमुल को तो नहीं मालूम है। सोलेमन जी, आपको मालूम है कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है? मे बी रेडनेस एंड स्वेलिंग अंदर में ना। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा अपने माइक को नजदीक रेडनेस लाइए। एंड स्वेलिंग से। रेडनेस एंड स्वेलिंग, चलिए ठीक है। देखिए, इन्फ्लेमेशन तब होता है जब कोई बाहरी पदार्थ यानी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। और ये बाहरी पदार्थ क्या क्या है, आप बता सकते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे शरीर के अंदर आता है, वो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। आपको मालूम है ये जो बाहर का सब्सटेंस क्या क्या है, फॉरेन पार्टिकल, जिसके आने से हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है? चलिए मैं बता देता हूं, अगर इसके बारे में आइडिया नहीं है तो, कि जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया या कोई पॉलन ग्रेन या कोई डस्ट पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर आते हैं, ठीक है ना, हमारे शरीर के अंदर आते हैं, तो हमारा शरीर जो है उस फॉरेन पार्टिकल से फाइट करता है। ये फाइट जहां होता है वहां पर आसपास जो है थोड़ी गर्मी पैदा हो जाती है, और इसी गर्मी के कारण वहां पर प्रोड्यूस होता है इन्फ्लेमेशन। इसमें फाइट वाली जगह पर रेडनेस आ जाती है, और वही रेडनेस आपको यादव जी के नाक में दिखाई दे रही है, ठीक है। यादव जी के नाक में आपको इस तरह की रेडनेस दिखाई दे रही है। और इन्फ्लेमेशन में पेन भी होता है, सूजन भी आ जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो इन्फ्लेमेशन है ये होता क्यों है। तो इसके जवाब के लिए आप ऐसा समझिए कि अगर दो देश में लड़ाई हो रही है, तो जहां पे लड़ाई होती है वहां पर गोला बारूद चाहिए, सैनिक चाहिए, बंदूकें चाहिए, तभी तो वो लड़ाई को लड़ेंगे और जीत पाएंगे। तो उसी तरह से जब हमारे शरीर के अंदर कहीं लड़ाई चल रही होती है फॉरेन पार्टिकल से, तो हमारे शरीर को भी रास्ता चाहिए होता है। और ये जो फॉरेन पार्टिकल है, जो कि कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई पॉलन ग्रेन हो सकता है, कोई डस्ट हो सकता है, हमारे शरीर के अंदर आता है, तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर थोड़ा सा फूल जाता है या गर्म हो जाता है, यानी वैसोडाइलेट की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और इससे जहां पर लड़ाई चल रही है हमारे बॉडी के अंदर, वहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और इन सारी एक्टिविटी के कारण शरीर को हो जाता है इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन कोई इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के कारण होता है। करेक्ट। यह एलर्जी के कारण भी हो सकता है। तो जब भी बॉडी इन्फ्लामेटरी मोड में होती है तो ये सारी चीजें केमिकल रूप में होती हैं, और केमिकली ही फॉरेन पार्टिकल से फाइट करती हैं। और इस केमिकली फाइट करने में बॉडी की मदद कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स करते हैं। और वह इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है बहुत सारे होते हैं, करीब 20 से ज्यादा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स निकलते हैं जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर आता है। तो हमें आज ध्यान देना है हिस्टामिन के बारे में, जो कि है एक इन्फ्लामेटरी मेडिएटर। और ये जो हिस्टामिन है ये निकलता है मास्ट सेल से। किससे निकलता है? मास्ट सेल। आप लोगों ने मास्ट सेल के बारे में पहले कभी सुना है? सोलेमन जी, नजमुल मुस्तफा, नो सर। मास्ट सेल के बारे में सुना है? नहीं हाँ सर। सर, मास्ट सेल के बारे में तो सुना है। सुने हैं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है ना। तो मास्ट सेल जो है हमारी बॉडी में हर जगह होते हैं। जब भी कोई बाहरी पदार्थ बॉडी के अंदर आता है, तो मास्ट सेल अनेक प्रकार के इन्फ्लामेटरी मेडिएटर बाहर निकालते हैं। लेकिन हमारे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हिस्टामिन, यानी कि और भी जो है मेडिएटर बाहर निकलते हैं, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, लेकिन हम लोग आज किस पर बात करेंगे? हिस्टामिन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हिस्टामिन जो होते हैं छोटे छोटे पैकेट के रूप में मास्ट सेल के अंदर रहता है।
और जहां कहीं भी गड़बड़ होती है ये मास्ट सेल इन हिस्टामिन को छोड़ देता है। हिस्टामिन के आ जाने से सारे रास्ते खुल जाते हैं और वैसोडायलेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी चालू हो जाती है, और एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, और ये हिस्टामिन निकलकर अपने रिसेप्टर के पास जाता है, जो कि चार तरीके के होते हैं, H1, H2, H3 और H4, यानी कि चार प्रकार के हिस्टामिन मीडिएटर है। आपको यहाँ पर H1 और H2 को पढ़ना है, H3 और H4 आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले H2 के बारे में बात करते हैं। तो जो H2 है वो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है हिस्टामिन, और ये जो H2 है ये हमारे एसिड को सिक्रेट करने में मदद करता है। और ज्यादातर जो H2 हिस्टामिन के रिसेप्टर है उनको अगर ब्लॉक करना है, एसिड नहीं निकालना है, तो हम लोग रैनिटिडीन नाम की दवा देते हैं, जो कि एक क्या है, H2 ब्लॉकर है। और ये जो दवाई होती है ज्यादातर एसिडिटी के पेशेंट या गैस के पेशेंट को दी जाती है। तो आपने रैनिटिडीन का नाम सुना होगा, दोनों आप लोग में से कोई सुना है रैनिटिडीन का नाम? हाँ सर। यस सर। सोलेमन। हाँ, तो रैनिटिडीन क्या है, एक H2 ब्लॉकर दवा है, ड्रग्स है, जो कि क्या करता है, हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एसिड बनने से रोकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं H1 रिसेप्टर के बारे में। तो H1 रिसेप्टर जो है वो मास्ट सेल से आता है, और मास्ट सेल जो है पूरी बॉडी में पाया जाता है, और जहां भी बॉडी में गड़बड़ होती है वहां से मास्ट सेल से हिस्टामिन निकलने लगता है। हिस्टामिन निकलने के बाद ये ब्लड में जाता है, और जहां जहां इसके रिसेप्टर थे उस पर काम करता है। ये जो H1 रिसेप्टर है ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, आंख में, नाक में, रिस्पिरेटरी ट्रैक में, नर्व एंडिंग में और ब्रेन में पाए जाते हैं, ये जो आपके H1 रिसेप्टर है। अब सवाल ये है कि हिस्टामिन मतलब हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल में क्या करता है? तो ये म्यूकस म्यूकस सिक्रेशन को बढ़ाता है। अगर किसी का हिस्टामिन ज्यादा निकलना चालू हो गया तो म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाएगा, इसीलिए सर्दी में नाक से पानी बहता है, इसीलिए सर्दी में आंख से पानी बहती है। और ये क्या करता है, वैसो डायलेशन करता है, वैसो डायलेशन करता है ताकि वो जगह फूल जाए थोड़ी सी, और वहां पर ब्लड अच्छी तरह से फ्लो हो सके, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाए। तीसरी चीज क्या है कि ये नर्व एंडिंग को इरिटेट करता है, आपकी नाक की नर्व एंडिंग के पास, थ्रोट की नर्व एंडिंग के पास, उसको इरिटेट करता है। इसीलिए जब भी सर्दी खांसी होती है तो क्या होता है कि मतलब हम लोग के नाक के पास में और थ्रोट के पास में खुजली ज्यादा होने लगती है। तो ये सब H1 रिसेप्टर है, इसीलिए सर्दी वाले टाइम हम सारे टाइम परेशान रहते हैं। और ये क्या करता है, हमारे दिमाग को अलर्ट रखता है, इसीलिए सोने में भी काफी तकलीफ होती है। तो ये सारे जो हैं H1 रिसेप्टर के काम है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में फॉरेन पार्टिकल आ जाने के कारण मास्ट सेल से हिस्टामिन कुछ ज्यादा ही निकल जाते हैं, और ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसे कि मेडिकल भाषा में कहा जाता है आइटिस। क्या कहा जाता है, आइटिस। इसमें आपको जो है सबसे पहले नेसल डिस्चार्ज होगा, यानी नाक से तरल पदार्थ निकलेगा, क्योंकि म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है। साथ ही लैक्रिमेशन होगा, आंख से आंसू निकलेंगे, और आपका नाक भी बहेगा, रेडनेस हो जाएगी, और क्या होगा कि आपको छींके आएंगी, क्योंकि नर्व एंडिंग इरिटेट हो रही है। तो इससे आपके नाक के आसपास आपको इचिंग महसूस होगा और हेडेक भी महसूस होगा। इन सबको हम लोग बोलते हैं राइनाइटिस। राइनाइटिस का मतलब होता है सर्दी में वायरस के कारण, और जो किसी एलर्जी के कारण हुआ है उसे हम लोग कहते हैं एलर्जी राइनाइटिस। जैसे कि आप किसी फूल या किसी फ्लावर या किसी प्लांट के पास जाते हैं, तो आपको सर्दी हो जाती है, नाक से पानी बहने लगते हैं, आंख से पानी बहने लगते हैं, तो ये हो गया एलर्जी राइनाइटिस, क्योंकि आपको कोई वायरस इन्फेक्ट नहीं किया है, क्योंकि वायरस इतना जल्दी इफेक्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हिस्टामिन के रिसेप्टर तीन तरीके से काम करते हैं। पहला क्या है, कोल्ड एक्सपोजर, अचानक से ठंडा वातावरण में अगर आप आ जाते हैं। दूसरा एलर्जन से, जैसे डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन अगर आप अपने अंदर ले लेते हैं। और तीसरा वायरस बैक्टीरिया से। इसीलिए यादव जी को जो दवा दी गई है ना वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनको किसी तरह का बायोटिक
वाला सब्सटेंस उनके शरीर के अंदर नहीं है, जो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उनको जो है एंटी एलर्जिक दवा देने से काम चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें एंटीबायोटिक हर चीज में नहीं देना चाहिए। कुछ बोलना चाह रहे हैं नजमुल? नहीं सर, अच्छा, समझ गए हैं। तो इसीलिए तो यादव जी को जो हम लोग है उनको एंटीबायोटिक नहीं देना है, उनका जो कंडीशन है उनको उनको हम लोग एंटी एलर्जिक दवा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि जो चीज एलर्जिक है वो एंटी एलर्जिक से क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो एलर्जिक राइनाइटिस जब भी हो या एलर्जी के कारण हो, तो ये जो है हम लोग उसको एंटी एलर्जिक दवा से ठीक कर सकते हैं, एंटी हिस्टामिन से ठीक कर सकते हैं। अब अगर हिस्टामिन ज्यादा हो जाए थोड़ा, तो ये और भी जो है थोड़ी गंदी गंदी चीजें करता है, जैसे पूरे शरीर में ना रेडनेस आ जाएगी, लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे। आम भाषा में इसे बोला जाता है कि पित्ती उछल गया या जुलपुत्ती हो गई, ठीक है ना। इसे हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं अर्टिकेरिया। क्या बोला जाता है इसे? अर्टिकेरिया। हाँ ये ठीक। अनेक कारण से हो सकता है, जैसे कोई चीज खाने से, धूप में ज्यादा रहने से, किसी इंसेक्ट के काटने से, कोई पॉलन ग्रेन से, या अचानक टेम्परेचर चेंज होने से हो सकता है। इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ये सिर्फ हिस्टामिन के इन्फ्लामेटरी एक्शन है, ये सारी चीजें जो है उसके कारण है। फिर एक और चीजें होती है, वो है एंजियोडीमा। एंजियोडीमा में क्या होता है कि जो हमारा ओट है ना, ये क्या हो जाता है, फूल जाता है किसी चीज के काट लेने से, टेम्परेचर के चेंज होने से। तो ये जो है आपका हिस्टामिन के कारण होता है। तो अगर किसी इस पेशेंट को अर्टिकेरिया हो गया है, यानी उसके पूरे शरीर में लाल लाल दाने हो गए हैं, ठीक है, या उसके होंठ सूज गए हैं, एंजियोडीमा हो गया है, तो उसको आप मतलब उसको डॉक्टर कौन सी दवा देना ज्यादा प्रेफर करेंगे, बताइए। कोई दवा आप लोग के नजर में है? सोलेमन जी, क्या अगर अर्टिकेरिया हो गया है या फिर एंजियोडीमा हो गया है, तो कौन सी दवा दे सकते हैं? चलिए, नहीं ये मालूम है, मैं बता सब देता हूँ। ये एलर्जिक है ना सर? हाँ, एलर्जिक है, तो कौन सी दवा देंगे? पूरा शरीर में हो गया है उसे। सेत्रिजिन। हाँ, देखिए, इसमें जो है एविल का जो इंजेक्शन है ना, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, या डेक्सोना का दिया जाता है, ठीक है। तो इससे मरीज को तुरंत राहत मिलेगा। लेकिन अगर माइल्ड है तो आप टैबलेट दे सकते हैं एंटी हिस्टामिन के रूप में, सिट्रीजिन या टैबलेट दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टैबलेट जो है ओरल डोजेज फॉर्म है, उसका जो है थोड़ा कम टाइम लगता है और धीरे धीरे काम करता है, ठीक है। और ये जो आईएम में दिया जाता है वो पैरेंट्रल होता है, तो ये जल्दी काम करता है, क्योंकि ये हमारे लीवर को बाईपास कर जाता है और डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में ड्रग चला जाता है। इसके अलावा राइनाइटिस अर्किटेरिया और एंजियोडीमा के अलावा एक और बीमारी होती है जो कि एलर्जिक से होती है, और उसका नाम है एनाफेलेसिस। आपने नाम सुना होगा शायद। इसमें क्या होता है, बॉडी पूरी तरह से क्रैश हो जाती है, क्योंकि ढेर सारा जो है हिस्टामिन रिलीज कर दिया जाता है मास्ट सेल के द्वारा, और वो सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं। ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है, ढेर सारा वैसोडाइलेशन हो जाता है, और पेशेंट का बीपी अचानक से 80/50 हो जाता है। तो इसे एनाफेलेटिक शॉक भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसे? एनाफेलेटिक शॉक। तो इस कंडीशन में आप बताइए कि क्या आपको कुछ जानकारी है कि कौन सी दवा दी जानी चाहिए, नजीमुल? अगर नहीं मालूम है तो आप बोल दीजिए, मुझे आइडिया नहीं है, ताकि मैं बता सकूं। क्या कुछ बोलना चाह रहे हो नजमुल? सर बता, नहीं सर बता अच्छा, दीजिए, चलो इसके ठीक है। बारे में नहीं है। नहीं, तो इसमें क्या है कि आपको देना पड़ेगा एड्रेनिल का डोज। एड्रेनिल जो है ना, उसका डोज देना होगा, क्योंकि ये एंटी हिस्टामिन से ठीक नहीं होगा। एड्रेनिल दिया जाता है क्योंकि एड्रेनिल जो होता है ना, वो हिस्टामिन के ठीक उल्टा काम करता है। वो क्या करेगा कि वैसोडाइलेशन को कम कर देगा, ठीक है ना, और वो क्या करेगा, ब्रोंकोस्पाइज्म को कम करेगा, और इससे मरीज का जो बीपी है वो नॉर्मल होता है। और ये एफिड्रीन नाम से आता है, वो पेन के जैसा होता है, इसे लोग अपने साथ रखते हैं जिसको एनाफिलेटिक शॉक की हिस्ट्री रहती है, ताकि जहां कहीं भी उसका एनाफिलेटिक शॉक आए तो वो आसानी से अपने पैर के पास, जांग में, थाई में ले सके, ठीक है। तो हम लोगों ने जो एक केस स्टडी किया यादव जी का, उससे ये समझ में आता है कि हर चीज में एंटीबायोटिक जो है नहीं देना है, क्योंकि एंटीबायोटिक अगर दिया जाए गलत तरीके से, तो जब सही में वो बीमारी होगी तो वो एंटीबायोटिक
उस पर काम नहीं करेगी, वो रजिस्ट कर जाएगी। ठीक है। तो मैंने आज एक केस के माध्यम से, यादव जी का जो केस था उसके माध्यम से हम लोगों ने जाना। इसके बारे में थोड़ा सा और जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।